हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के कॉमन डाउट्स के बारे में। और एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क के रूप में भी दिया था, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन था डाई क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। पढ़ा है, आई होप कि आप सबने बनाया होगा। मैंने आंसर तो तभी प्रोवाइड कर दिया था, आज हम सॉल्यूशन भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आप सभी के कॉमन डाउट्स हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आप सभी के कॉमन डाउट्स हैं, मैं वही यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो देखते हैं। हमें दिया हुआ है, पहले एक स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर का नाम भी इंपॉर्टेंट है, डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। इसमें एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे तो कितने स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे वो बताना है। चलो देखते हैं इसमें अगर मैं बात करता हूं यहाँ की जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगी तो एक बार Cl यहां जुड़ जाएगा, एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरी बात करते हैं, एक बार यहां पर हाइड्रोजन है क्या, देखो देगा सर ये अगर मैं इसे ऐसे बना देता हूं, डबल बॉन्ड रिंग बोलो चाहे डबल बॉन्ड बोलो, बात एक ही है। इस कार्बन ने 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना लिए, क्या हाइड्रोजन होगी यहां पर, सर हाइड्रोजन नहीं होगी। जब हाइड्रोजन नहीं है तो क्लोरीन से रिप्लेस करने वाली बात नहीं होगी, तो एक हाइड्रोजन तो यहां की रिप्लेस हो जाए, एक स्ट्रक्चर बन गया। देखो यहां पर हाइड्रोजन है क्या, डेफिनेटली है। देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने, तो एक बॉन्ड जो मैंने शो नहीं किया हुआ वो क्या है, हाइड्रोजन है। एक बार हाइड्रोजन यहां की भी रिप्लेस हो सकती है, दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक बार हाइड्रोजन यहां की रिप्लेस हो जाएगी, तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और एक बार हाइड्रोजन यहां की रिप्लेस हो जाएगी तो फोर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी तक हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। समझ में आ रही बात। अब देखो मुझे देख के बताओ आगे और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, देखते हैं। अगर मैं यहां की हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं और Cl लगाऊंगा तो मुझे बताओ ये हाइड्रोजन बोलो चाहे ये बोलो, वो तो एक ही बात है, आइडेंटिकल है वो, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। ऐसे ही देखो यहाँ की हाइड्रोजन रिप्लेस करूं चाहे यहाँ की करूं, बात तो एक ही है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएंगी। इधर आ जाओ, इधर वाली में मैं बोलता हूं ये वाली जो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो मुझे बताओ ये रिंग के लिए यहाँ की हाइड्रोजन बोलो चाहे इस रिंग के लिए यहाँ की बोलो, बात एक ही है, दोनों रिंग आइडेंटिकल है। तो इस रिंग में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। देखो इधर जाओ चाहे यहाँ जाओ, ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ हमने ऑलरेडी काउंट की हुई है, ये वाली हाइड्रोजन जो है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काउंट की हुई है। तो हम क्या बोल देंगे, टोटल इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन रिप्लेस होके 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 4 नए स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। बना लो, एक स्ट्रक्चर यहां से बनेगा, दूसरा यहां से बनेगा, तीसरा यहां से और चौथा यहां से। ऐसे टोटल 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जाएंगे। बना लो। आया हुआ क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखेंगे सभी। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल अल्काइन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर C6H10। अब तुम्हें दे दिया कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे जब कभी भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए और स्ट्रक्चर्स की पूछे, तो आपको एक चीज निकालना जरूरी है। हमने आइसोमरिज्म के पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तीनों नाम एक ही है। DU बोलो, DBE बोलो या IHD बोलो, एक ही बात है। आ जाओ इस पे। अब इसका एक मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, वो फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है, डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा है सर ये क्या है, ये हमें देख रहा है CnH2n -2 C6H12 -2, ऐसे हो गया ना। देखो C6H10 कैसे होगा, 6 2 12 12 -2 10। तो ये जो फॉर्मूला है C6H10, इस वाले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, किसका फॉर्मूला है, अल्काइन का। हम जानते हैं अल्काइन में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है 2, और वो हमसे अल्काइन पूछ रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आना भी चाहिए, तभी तो हम 2 पाई बॉन्ड्स लगा पाएंगे। बिना उसके 2 पाई बॉन्ड कैसे लगा पाएंगे। तो हमें समझ में आ रहा है उन्होंने जो फॉर्मूला दिया एकदम सही है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है और दोनों जो है 2 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे अल्काइन के लिए। अब टर्मिनल अल्काइन क्या होती है, तो देखना सबसे पहले टर्मिनल अल्काइन वो होती है जो एकदम लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मिडिल में ट्रिपल बॉन्ड नहीं, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। चलो देखते हैं, हमें 6 कार्बन की
मतलब C6H10 दिया हुआ है ना, सबसे पहले हम करेंगे 6 कार्बन की चेन बनाएंगे, फिर 5 कार्बन की बनाएंगे, फिर 4 कार्बन की, फिर 3 कार्बन की, ऐसे ऐसे हम चेन को डिक्रीज करते जाएंगे। चलो देखना, अगर मैं 6 कार्बन की चेन बनाता हूं, 6 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे बताओ क्या DU बचा अभी? नहीं सर, DU दोनों मैंने यहां यूज कर लिया, तो यहां और कहीं भी जगह पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सभी सिंगल बॉन्ड रहेंगे। एक टर्मिनल कार्बन, एक टर्मिनल अल्काइन बन चुकी है, समझ में आ गया ये? और देखते हैं, 6 कार्बन की तो मैंने बना दी, अब 5 कार्बन की बनाओ। 5 कार्बन की मैंने बना दी, ये 5 कार्बन की, और एक मैंने C यहां पर जोड़ दिया, तो यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर चीज? अब 5 कार्बन में ही और देखो पॉसिबिलिटी और क्या क्या हो सकती है। सर ये वाला कार्बन में उठा के यहां भी जोड़ सकता हूं, देखो मैं कार्बन वहां से उठा के यहां पर भी जोड़ सकता हूं, ये और ये आइडेंटिकल है क्या? नहीं सर, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, और देखो क्या मैं ट्रिपल बॉन्ड को यहां से उठा के, जैसे मैं समझो ट्रिपल बॉन्ड को यहां से उठा के यहां लगा सकता हूं क्या? नहीं सर, अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दिया तो एक इस कार्बन के पास में, देखो इस वाले कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दूंगा तो उसके पास 4 से ज्यादा बॉन्ड्स हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। 5 कार्बन की चेन में तो यही पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा। तुम बोले सर ट्रिपल बॉन्ड उठा के यहां लगा दो, ठीक है, यहां लगा दिया तो ये वाला स्ट्रक्चर और वो वाला स्ट्रक्चर जो है, नहीं ये वाला ट्रिपल बॉन्ड यहां से उठाओ, यहां पर ऐसे, पांच कार्बन की चेन तो बनाओ पहले, ऐसा देखो, ऐसे देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने चाहे यहां लगाया चाहे यहां पर लगाओ, ये मुझे बताओ दोनों आइडेंटिकली तो बन गया। ये 1 2 3 पे मिथाइल, इधर से देखो 1 2 3 पे मिथाइल, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इसे काउंट नहीं किया जाएगा, केवल एक स्ट्रक्चर यहां बन जाएगा। तो 1 2 3, अभी तक हमने 5 कार्बन की चेन बनाई है, 3 स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। अब 4 कार्बन की बनाते हैं। 4 कार्बन की चेन देखना, 1 और 1, 2 कार्बन यहां लगा दिए मैंने, यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे बताओ कुछ और पॉसिबिलिटी है 4 कार्बन वाली में? नहीं सर, ये कार्बन उठा के मैं यहां नहीं लगा सकता, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी देखो 4 कार्बन की बना दी, अब 3 कार्बन की बना के देखो, 3 कार्बन की चेन मैंने बना दी, ट्रिपल बॉन्ड यहां जोड़ दिया। अब मुझे बताओ बाकी कार्बन में कहीं जोड़ पाऊंगा क्या? नहीं सर, यहीं पर जोड़ना पड़ेंगे, तो यहां पर जैसे मैंने कार्बन जोड़े वो वापस यही बन जाएगा, मतलब 3 कार्बन की अल्काइन बनाना यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। टोटल कितनी अल्काइंस बन पाएंगी? सर अल्काइन बन पाएंगी 1 2 3 4, टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे अल्काइन के। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से, हो जाएगा ये, बना लो इसे। उन्होंने केवल स्ट्रक्चर्स पूछे थे, तो हमने 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 4 आंसर आ जाएगा, देख लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बस अल्काइन पूछा था, बना बना के देखना है, पहले 6 कार्बन की चेन, फिर 5 की, फिर 4 की, फिर 3 की, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना बना के देखना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे वही क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क के रूप में दिया था। क्या है? फाइंड डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब कहीं पर कायरल सेंटर बन रहा है तो उसको भी काउंट करेंगे, R और S दो तरीके से समझते हैं। फाइंड डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, जिसने मेरा ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना, तभी जाके ये चीज समझ में आने वाली है। अब मैं बात करता हूं, नॉर्मल ब्यूटेन होता है हमारे पास, ये नॉर्मल ब्यूटेन में बोल रहे हैं डाइक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl, तो मैंने बोला 2 Cl एक बार तो मैं यहां पर जोड़ दूंगा, फर्स्ट हो गया। फिर मैं एक बार Cl जो है दोनों के दोनों यहां पर जोड़ दूंगा, मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। फिर आगे देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, एक Cl को, ये दोनों Cl में यहां जोड़ूं चाहे यहां जोड़ूं, आइडेंटिकल ही बनेगा। फिर Cl दोनों यहां जोड़ेंगे तो वो उसकी तरह आइडेंटिकल हो जाएगा। तो 2 Cl साथ में तो केवल ये 2 पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने क्या किया, एक Cl को फिक्स कर दिया, दूसरे को वेरी किया, ये हो गया एक और देखो, एक और बन जाएगा इसी में। एक Cl मैंने यहां रखा, दूसरा आगे वेरी कर दिया, 2 बन गए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे देखो, आगे देखते हैं। अभी इसी में मैं आगे बात करता हूं,
4 कार्बन ये रहे, मैंने एक Cl को यहां पर फिक्स रखा है और दूसरा Cl यहां पर आ गया, ये भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 बन गए। एक और देखो, एक जो बच्चे गलती करते हैं नहीं बना पाते हैं, ये वाला है, ये वाला, ये बन जाएगा। टोटल हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स बन गए? 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको आंसर भी 6 ही दिए थे कि टोटल 6 डेरिवेटिव पॉसिबल हैं। ये कब है? 6 स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर मैं इंक्लूडिंग स्टीरियो बात करता हूं, अगर मैं इंक्लूडिंग स्टीरियो बात करता हूं तो मुझे कायरल सेंटर भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कायरल सेंटर इसमें है क्या? नहीं है, इसका एक ही आंसर रहेगा। इसमें कायरल सेंटर है क्या? नहीं सर, 2 Cl है, तो ये भी एक ही बनाएगा। इसमें आ जाओ, ये कायरल है क्या? सर डेफिनेटली कायरल है, एक Cl जुड़ा हुआ, एक इथाइल जुड़ा हुआ, एक क्लोरोमिथाइल, मतलब यहां पर 2 बनेंगे। 2 कौन कौन से बनेंगे सर? R और S। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कायरल सेंटर की वजह से, इसके R और S 2 स्ट्रक्चर्स, इसके 2 आइसोमर्स बन पाएंगे। स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर्स तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, मतलब 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। अगर टोटल आइसोमर्स की बात की जाएगी तो चूंकि कायरल है इसलिए इसके 2 आइसोमर्स R और S या स्मॉल डी स्मॉल एल वाले 2 काउंट होंगे। इसमें देखो ये कायरल बन गया क्या? ये वाला, हाँ सर ये भी कायरल है, इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बन जाएंगे। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें ये वाला भी कायरल बन जा रहा है और ये वाला भी कायरल बन रहा है। 2 कायरल हो और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया, मतलब यहां पर क्या बनेंगे? 4 बनेंगे कि 3 बनेंगे? सर 3 बनेंगे। आपने ट्रिक बताई थी पिछली बार, गोल्डन रूल पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि 2 कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख जाए तो वहां पर 4 नहीं बन के 3 बनते, क्योंकि एक मीजो बन जाता है। तो मुझे बताओ टोटल कितने हो गए? 1 2, इसका एक ही बनेगा, 3 2 5, एक कितना हो गया ये? अच्छा 3 3 6 और 4 10, टोटल 10 आ गए। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हमारे पास आ गए 6 और टोटल आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स हमारे पास आ जाएंगे 10। लिख दो जल्दी से। और ऑप्टिकली एक्टिव पूछा जाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिव यहां से 2 2 यहां से और 2 यहां से, टोटल 6 आ जाएंगे। अरे बात समझ में? टोटल 6 आ जाएंगे। इसमें जो मीजो बनेगा लिख देना 1 मीजो बनेगा, और मीजो जो बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पता है आपको। तो 2 2 4 और 2 6 ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, और ऑप्टिकल एक्टिव 6 बनेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर कितने बनेंगे? डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, मतलब 3 रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे। चाहो तो वो भी लिख देना, लिख दो चलो इसे। रेसिमिक मिक्सचर और ऑप्टिकल एक्टिव समझने के लिए पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा, बिना उसके समझ में नहीं आएगा। बना लो इसे, हो जाएगा ये सभी से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स? चेन आइसोमर्स की बात हो रही है तो देखना ध्यान से, बस आपको इनके नाम याद होने चाहिए, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। वैसे मैंने ये IUPAC से जब पढ़ाया था नाम लिखा दिए थे, मैं फिर बता देता हूं, देखना ध्यान से। नॉर्मल पेंटेन होता है ये, नॉर्मल पेंटेन हो गया। आइसोपेंटेन क्या होता है सर? आइसोपेंटेन ये होता है, ये हो गया आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है? नियोपेंटेन होता है ये हो गया तुम्हारे पास नियोपेंटेन। तो नॉर्मल आइसो और नियो मुझे बता दो जल्दी से, नॉर्मल आइसो और नियो क्या आपस में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में 5 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम है, चेन डिफरेंट हो रही है, 5 कार्बन की चेन है या 4 कार्बन की चेन है या 3 कार्बन की चेन है, तीनों की तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। अब देखो तुम नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन लेके चलो, चेन आइसोमर, नॉर्मल पेंटेन नियो पेंटेन लेके चलो, नॉर्मल और नियो चेन आइसोमर्स, नॉर्मल पेंटेन और नियो, 2 बार मैंने सेम ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आइसो लगा दो, यहां पर आइसो लगा दो। आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन भी दोनों एक दूसरे के क्या है सर? चेन आइसोमर्स हैं। तो टोटल आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा डी, तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। इजी क्वेश्चन था, केवल आपको नाम के साथ में स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। लिख दो, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का डाउट था, वैसे मैंने कुछ को फोन पे समझा दिया है, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए
उनके लिए अपन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा कोशिश करता हूं। आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री है पहचानना है। फाइंड नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहले वीडियो पोस्ट करके खुद दिमाग लगाओ कितने पॉसिबल है, कितने आपको इमेजिन हो पा रहे हैं, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सभी ने ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो समझते हैं अच्छे से, और किया है आपका आंसर किसी का 3 आ रहा होगा, किसी का 4 आ रहा होगा। जिनका आंसर 4 आ रहा है वो एकदम सही है, जिनका आंसर आ रहा है 3 वो गलत है, और जिनका 3 तक पहुंचा ही नहीं है वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा समझो, ध्यान दो। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर ये जो ग्रीन रिंग है, ग्रीन वाली जो रिंग है, अगर मैं इसी से प्लेन पास करता हूं तो क्या होगा सर, जब ये प्लेन, मैं वो बात कर रहा हूं ऐसा, इसी जो बोर्ड है ना, बोर्ड समझो, ये ग्रीन वाली इस बोर्ड में ही है। जैसे मैं इसमें से प्लेन पास करूंगा तो क्या होगा, ये जो कार्बन है ये तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर वाली रिंग का मिरर इमेज नीचे वाली रिंग बना देगी, एक प्लेन हो गया। मतलब इसके प्लेन से मैंने काटा तो एक प्लेन हो गया, एक प्लेन हो गया। अब देखो इस वाली रिंग के हिसाब से देखो सर, इसके प्लेन से मैंने कट किया तो ये वाले कार्बन तो आधे आधे कट हो जाएंगे। ऊपर वाली रिंग का मिरर इमेज ये नीचे वाली बना देगी, दूसरा प्लेन हो गया। समझ में आ रही बात? देखो फिर सर इसके प्लेन से भी तो काट सकते हैं, इसी के प्लेन से मैंने काटा, आ रही बात समझ? इसी के पैरेलल ये जो दोनों कार्बन है, ये दोनों के दोनों कार्बन आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, इसका मिरर इमेज ये वाला बना देगा। समझ में आती है बात? क्लियर है अच्छे से? ये 3 तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ जाते हैं। अब एक फोर्थ प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो बॉक्स को समझ में नहीं आता, वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। इसे थोड़ा सा इमेजिन करो, इसे 3D में। 3D में कैसे कि सर ये जो कार्बन है ये इस प्लेन के अंदर है, और ये जो है प्लेन से बाहर दिख रहा है मुझे, तो ये थोड़ा मोटाई में है, ये भी थोड़ा मोटाई में है, समझ में आ रहा? और ये ऊपर से भी थोड़ा मोटाई में है। मुझे बताओ, अगर मैं एक प्लेन ऐसा काटूं, एक प्लेन ऐसा काटूं, ऐसा, जो इसको आधा डिवाइड करते हुए ऐसा पास हो जाए। देखो अगर मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को 3D में परपेंडिकुलर से काटा, एक बार तो मैंने इसके प्लेन से काटा था, जो तो एक प्लेन मिल गया मुझे, एक प्लेन के पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर ऐसे नाइफ से काटा, तो मुझे बताओ ये रिंग भी आधी आधी कट हो जाएगी, ये वाला भी आधा कट हो जाएगा, और ये वाला अगर रिंग अंदर की तरफ दिख रहा है तुम्हें तो ये वाला भी तो आधा ऐसे कट हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? थोड़ा सा इमेजिन करने वाली बात है। ये जो है ना पैरेलल नहीं, इसे 3D में समझो, ऐसे मोटाई में, ये मोटाई में मैंने ऊपर से कट किया है इसमें से, तो ये वाला जो है आधा आधा कट हो जाएगा, ये भी बीच में से आधा कट हो जाएगा, और ये वाला भी जो बीच में से आधा कट हो जाएगा। ये तीनों की तीनों रिंग जो है ना, समझना, तीनों की तीनों रिंग, ये वाला पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला आपको आगे की तरफ दिखेगा। ये और ये जो पीछे तुम्हें दिख रहा है, ये सब ये प्लेन से उसमें पीछे की तरफ दिखेगा। मैंने ये प्लेन काटा है, तो देख लो, आपको शायद समझ में आ जाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। सर एक प्लेन तो इसका, एक प्लेन इसका, एक प्लेन इसका, समझ में आ रही बात? तो 3 ये पैरेलल वाला प्लेन में बोल रहा हूं, एक 3 प्लेन तो ये हो गए। एक पैरेलल नहीं, पैरेलल के परपेंडिकुलर ऐसा, ये वाला जो इसको आधा आधा डिवाइड कर रहा है वो प्लेन इसे भी आधा आधा डिवाइड करेगा और इसको भी आधा आधा डिवाइड करेगा, तो वो भी एक प्लेन हो जाएगा। टोटल 4 प्लेन हो जाएंगे। लिख दो जल्दी से। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर लेके बीच में से कट करो यार, समझ में आएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे में दिया हुआ है, आगे में दिया हुआ है इसका R और S बताओ, R एंड S बताओ। वैसे सभी बच्चों से बन गया था, कुछ एक दो का डाउट था इसलिए मैं इसे ले रहा हूं, समझना। हमें पता है यहां पर ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। नंबरिंग के हिसाब से तो ऐसे देखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड वाले कायरल सेंटर की, तो मैं इसे नाम तो अभी हटा रहा हूं, ये केवल बताने के लिए था नंबरिंग किस तरीके से की है। अब हमें इस कायरल सेंटर पे R और S पहचानने के लिए हमने 2 ट्रिक पढ़ी हुई है, VCR HCS। क्या है इसका मतलब? अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं तो R हो जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है तो हम बोल देंगे S हो जाएगा। अब हम यहां पर पहले नंबरिंग दो, इस कायरल सेंटर के हिसाब से नंबरिंग दो। तो देखना नंबरिंग कैसे देंगे, CIP रूल से। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर देखो सर, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां हाइड्रोजन और यहां पर भी कार्बन है। इस कायरल सेंटर के हिसाब से देख रहा हूं मैं।
इस कायरल सेंटर के हिसाब से यहाँ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर भी कार्बन। फिर आगे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा सर, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे है ये। यहाँ पर क्या है ये, इस वाले कायरल पे इधर देखो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, केवल हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ, और यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें इस वाले पूरे ग्रुप में, सर हमें यहाँ दिख रहा है कार्बन ये वाला, इसके साथ में ऑक्सीजन, फिर नीचे इधर कार्बन, ऐसे दिख रहा है। पहले 3 ग्रुप डिफाइन करते हैं, देखो समझो, इस कायरल के साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इधर भी कार्बन जुड़ा, तो मैंने ये पहले कार्बन सभी लिख दिए। फिर उसमें देखो कार्बन के आगे 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और 2 ऑक्सीजन भी कैसी है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना, तो एक और ऑक्सीजन आएगा आने में तो, लेकिन मैं अभी केवल 3 ग्रुप लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं केवल 2 ऑक्सीजन ले रहा हूं। ये दोनों ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। इधर देखो यहाँ जो हाइड्रोजन है उसे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पर। इसमें कार्बन के अलावा क्या बचा था, ऑक्सीजन बचा हुआ था, और यहाँ का कार्बन बचा हुआ था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे इसमें देख के बताओ सर, कार्बन तो सभी में कैंसिल आउट हो रहा है, नंबरिंग किसके हिसाब से देखेंगे, फिर आगे वाले आइटम के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन आगे यहाँ कार्बन है, वहां पर ऑक्सीजन है, प्रायोरिटी किसको दे देंगे 1, इसको प्रायोरिटी 1 दे दिया जाएगा। फिर देखो इन दोनों में किसको प्रायोरिटी मिलेगी सर, इससे वाले को मिलेगी, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। आपको CIP रूल अच्छे से पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। अब मुझे बताओ 1 2 3 पे जाएंगे, 4 को इग्नोर मारेंगे, तो 1 2 3 पे जब मैं जा रहा हूं तो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं, कैसे जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है। मुझे बताओ 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज जाते हैं तो S मिलता है, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, R मिलेगा। क्लॉकवाइज जाने पर S मिलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाने पर R मिलेगा। समझ में आता है ये, आ जाओ आ जाओ। अब इस वाले क्वेश्चन, इस वाले के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो उसके लिए कोई दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, ये वाला ले रहा हूं मैं। ध्यान देना, इस कायरल सेंटर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, इस पे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं सर, यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो पहली प्रायोरिटी तो इसे दे देंगे 1 हो गया, ऑक्सीजन है इसलिए। अब यहाँ पर कार्बन है, ऊपर कार्बन है, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया आगे। फिर इसमें देखो आगे कार्बन है, वहां पर आगे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं इस कायरल के हिसाब से देख रहा हूं, तो ऊपर जो दिख रहा है मुझे कार्बन, ये रहा कार्बन, उसके आगे भी कार्बन, और इसके इधर भी कार्बन, ऐसा है। इसमें देखो कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, सॉरी यहां पर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसा है, और ऊपर क्यों कार्बन है, दो इसके पास में कार्बन, यहां भी कार्बन, वहां भी कार्बन। समझ में आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आएगा समझ में। देखो इस कायरल सेंटर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, इधर गया तो यहां पर कार्बन, कार्बन के पास में आगे गए तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए मैंने। इसमें देखें यहां पर कार्बन, कार्बन के साथ में इधर कार्बन, उधर कार्बन, मैंने लिख दिया, यहां पर 3 कार्बन हो रहे हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसे दे देंगे सर, ऊपर वाले को प्रायोरिटी दे देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा 4। तो मैं बोल दूंगा 1 2 3। कैसे जा रहे हैं हम सर, हम जा रहे हैं वापस, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। 4th प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास R, मतलब 2 पे भी R, 3 पे भी R, ये 2R 3R लिख दो इसे जल्दी से। R और S के रूल्स पता होने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बना लो। इस वाले को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं फिर से। देखो इसमें क्या हो रहा था, इधर गया तो ऑक्सीजन आ रहा था, पहली प्रायोरिटी दे दी। ऊपर गए तो यहां पर भी कार्बन था, इधर कार्बन था, उधर भी कार्बन था, 3 प्रायोरिटी मैंने देख ली, कार्बन कार्बन कार्बन। इधर देखो इसके साथ में ये कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो CHH, ऊपर CCC था, तो इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी। क्लियर है चीज। 2 3 और 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए बोल देंगे R आएगा, लिख दो। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। हमें देखना है सबसे पहले इन तीनों पे, यहां 1 2 और 3, तीनों कार्बन पे हमें R और S का कॉन्फिगरेशन बताना है, R एंड S। देखो तो हमने बात की थी जब वेज डैश दिया जाए, वेज डैश जब भी दिया जाए 4th प्रायोरिटी बिलो द प्लेन होनी चाहिए, तब तो तुम्हारा आंसर सही आएगा।
अगर फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन नहीं है, अबाउ द प्लेन है, तो जो आंसर आ रहा है उसका अपोजिट कर देंगे। तो देखना ध्यान से, यहां पर हमने देखा ये दोनों तो इसी प्लेन में है, ये प्लेन से बिलो है, तो प्लेन से अबाव क्या रहेगा सर, प्लेन से अबाव रहेगा हाइड्रोजन। यहां पर ये दोनों वैलेंसी प्लेन में है, ये प्लेन से अबाव है, तो प्लेन से बिलो क्या रहेगा हाइड्रोजन, जो शो नहीं किया हुआ है। यहां पर देखो ये प्लेन से बिलो है, तो क्या रहेगा प्लेन से अबाव हाइड्रोजन। इस तरीके से ये हमें पहले बना लेना है। अब समझो इस वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले कार्बन पे नंबरिंग देते हैं सबसे पहले। तो दो ऑक्सीजन को नंबर 1, अब इसमें इसके साथ में इधर गए तो कार्बन, इधर गए तो कार्बन, इधर गए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, इधर गए तो ऑक्सीजन केवल सिंगल बॉन्ड के साथ। सर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा 2, इसकी प्रायोरिटी 3, हाइड्रोजन 4th हो जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन है, अबाउ द प्लेन है, तो जो आंसर आएगा उसका अपोजिट कर देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो 1 2 3, 1 2 3 कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन है। पहले तो देखो हम जानते थे कि फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन हो, फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर हो, डैश पर हो, और हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर बोलते थे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एस बोल देते थे, यही होता है। या फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन है, पहले तो देखो एंटी क्लॉकवाइज जाने पर हमें लिखना था आर, एस लिखना था, लेकिन चूंकि फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन है तो एस नहीं आएगा, क्या आएगा आंसर, आर आएगा। जो रोटेशन मिल रहा है उसका अपोजिट आंसर देना है। एंटी क्लॉकवाइज जाने पर हमारे रूल के हिसाब से एस आना चाहिए था, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन है इसलिए हमने लिखा आर। आ जाओ इस पे, क्योंकि यहां तक फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, तो जो रोटेशन मिलेगा वही आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर मैं बात करता हूं इसके हिसाब से, तो नंबर 1, इसमें देखो इधर गए तो कार्बन, इधर गया तो कार्बन, ठीक है कैंसिल आउट हो गया, इधर गया तो ऑक्सीजन, इधर गया तो ऑक्सीजन, ये भी कैंसिल आउट हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो बराबर बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे गया तो कार्बन, इसमें आगे गया तो कार्बन, इसमें आगे गया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां गया तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो 1, यहां पर 2, ये 3, और हाइड्रोजन हो जाएगा 4th। तो मैं बोलूँ यहां पर रोटेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्लॉकवाइज, तो मैं बोलूंगा यहां पर क्लॉकवाइज मिल रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, ये हो जाएगा आर। लिख दो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आर, यहां पर भी आर, वहां पर भी आर। अब इस वाले को देखो, यहां पर देखो, अब जल्दी से इस वाले पे मैं बात कर रहा हूं। सर यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को मिल गई, आगे देखते हैं, इससे आगे गया तो कार्बन, इससे आगे गया तो कार्बन, इससे आगे गया तो ऑक्सीजन, इससे आगे गया तो ऑक्सीजन। डिफरेंस कहां आ रहा है सर, डिफरेंस इधर आ रहा है, कैसे, इस पे आगे गया तो कार्बन, यहां गया तो कार्बन दिखा चलेगा, लेकिन यहां पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थी, यहां पर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आती बात, मैं बोल दूंगा 1, इधर 2, इधर 3, और फोर्थ प्रायोरिटी जो है अबाउ द प्लेन है। कैसे जा रहे हैं हम जा रहे हैं सर एंटी क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन है, तो ये हो जाएगा आर। सर एस होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज जाने पर तो, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन है ना, इसलिए मैंने उसका रिवर्स कर दिया। यही हमारी ट्रिक है कि जब फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एस, लेकिन अबाउ द प्लेन आ रहे हैं तो जो आना चाहिए था उसका अपोजिट कर देते हैं। लिख दो इसे भी, अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा फिर से आ सकता है, लिख दो इसे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन बच्चों ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। हमने एक लाइन पढ़ी थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कायरल कंपाउंड। हमें क्या देखना पड़ता है, कायरल कंपाउंड। अगर कंपाउंड जो है कायरल है, उसमें कोई पीओएस सीओएस नहीं है, कोई भी पीओएस सीओएस नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि क्या कंपाउंड कायरल है या नहीं। अगर कंपाउंड कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें सीओएस पीओएस नहीं होगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल सेंटर, वो कायरल कंपाउंड नहीं है, अकायरल है, तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इन चारों में से देखो, सबसे पहले मैं इस वाले को बात करता हूं, इस वाले को बात करते हैं। इस वाले में देखो, ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग बाइफिनाइल पहले प्लेनर होती है, लेकिन जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप जुड़ते हैं, ये रिपल्शन की वजह से नॉन प्लेनर हो जाती है। समझ में आता है। अब कैसे बोलेंगे, अगर मैं इस बोर्ड का प्लेन बोलता हूं
तो ये वाली जो ब्रोमीन और आयोडीन तो इस बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन ये जो रिंग है और ये जो ब्रोमीन आयोडीन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ये ऐसा है हॉरिजॉन्टल, ये इसी प्लेन में है, तो ये वाली रिंग उसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। समझ में आ रही है? ये आयोडीन बाहर की तरफ है, वो ब्रोमीन अंदर की तरफ है, प्लेन के अंदर, मतलब ये एक ही प्लेन में नहीं है। अब मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं इसके प्लेन से प्लेन पास करता हूं तो ये दोनों Br और आयोडीन तो आधे आधे कट हो जाएंगे, लेकिन क्या ये इस Br का मिरर इमेज आयोडीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो सर हम बोलेंगे इसके हिसाब से तो पीओएस नहीं होगा। इस रिंग के हिसाब से पीओएस देखो, तो जब मैं इसके प्लेन से पास करूंगा तो क्या होगा, ये Br और आयोडीन तो आधा आधा कट हो जाएगा, लेकिन इस ब्रोमीन का मिरर इमेज ये आयोडीन बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। हम बोलेंगे बाइफिनाइल में यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पीओएस तो नहीं है। और चूंकि ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर में सीओएस तो होता ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल देंगे सर यहाँ पर पीओएस और सीओएस दोनों नहीं है, ये कायरल है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मैंने पीओएस और सीओएस में ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस पे आ जाओ सर, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो केवल आयोडीन और आयोडीन 2 है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, कोई रिपल्शन नहीं होगा, ये प्लेनर ही बना रहेगा, ये भी प्लेनर बना रहेगा, ये भी प्लेनर बना रहेगा। बोलेंगे केवल ऑप्टिकली जो एक्टिव है वो ये है, बाकी तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा होना चाहिए, ताकि वहां पर रिपल्शन की वजह से प्लेन जो है परपेंडिकुलर हो जाए। ये सभी प्लेनर है, उसी के प्लेन से कट कर दोगे तो एक पीओएस तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे बात समझ में? इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर पीओएस सीओएस है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल कंपाउंड है, बाकी तीनों के तीनों अकायरल है। क्या है ये तीनों के तीनों अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये जो कंपाउंड है वो कायरल कंपाउंड है, कायरल है वो, और ऑप्टिकली एक्टिव है। लिख दो जल्दी से। तो इस तरीके से मैंने आज आप सभी के डाउट्स लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होंगे। वो नॉर्मल ब्यूटेन वाला जो मैंने पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। जय भारत।